भूमि अधिग्रहण बिल पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष से निपटने के लिए संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज। दिल्ली पहुंचे मोहम्मद मुफ्ती आज पीएम से करेंगे मुलाकात। व्यापम घोटाले में दिग्विजय सिंह ने अब साधा मुख्यमंत्री की पत्नी पर निशाना। दस्तावेज पेश कर फर्जी नियुक्ति करने का लगाया आरोप। शिवराज का सभी आरोपों से इनकार। दिल्ली के 5 सितारा होटल में लालू की बेटी की शादी में जुटे तमाम दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया, प्रियंका ने भी दिया वर वधू को आशीर्वाद। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के कहर ने ली 5 साल की बच्ची की जान। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। हरियाणा के पूर्व सीएम हुकुम सिंह का हुआ निधन। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 1990 से 91 तक रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। नमस्कार, सुप्रभात भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। अखबारों के तमाम सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भीम और नीरू स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नीरू, कौन कौन से खबरें हैं जिनको आज अखबारों में प्रमुखता दी गई है? आज अखबारों में प्रमुखता दी गई है और जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है गौरव। सबसे पहले रेल बजट में क्या कुछ खास रहा, और उसके बाद जो है बीजेपी और पीडीपी जो है उनके बीच, दोनों पार्टी के बीच जो बातचीत चल रही है आगे सरकार बनाने को लेकर, और उसके बाद जासूसी जो मामला है उसकी आंच अब पर्यावरण मंत्रालय तक भी पहुंच गई है। उसके बाद हम बात करेंगे लालू की जो बेटी है उसकी शादी में क्या कुछ रहा, कौन किसने शिरकत की उस इतने बड़े समारोह में, और उसके बाद वर्ल्ड कप में देखेंगे क्या कुछ अपडेट्स रही हैं, और उसके बाद होगा कुछ जरा हटके, और लास्ट में होगी वायरल वीडियो। चलिए तो शुरुआत करेंगे छुक छुक करती ट्रेन की खबरों के साथ, यानी कि रेल बजट की बात करेंगे। और सुरेश प्रभु ने जिस तरह से कल रेल बजट पेश किया, उस पर अलग अलग अखबारों ने किस तरह से इस रेल बजट को देखा, उनका नजरिया क्या है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया जो मेरे सामने पड़ा है इस वक्त, इसमें पहली खबर ऑब्वियसली रेल बजट है। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है प्रभु सीक्स बाउंस फ्रॉम लाइफलेस ट्रैक। मतलब किस तरह से जो रेलवे इंडिया में है और उसकी जर्जर हालत से भी प्रभु कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसका उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है। भीम, आपके पास जो अखबार है उसमें किस तरह से रेल बजट को कवर किया गया है? बिल्कुल, मेरे हाथ में दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर में करीब आधे पेज से ज़्यादा फ्रंट पेज पे कायाकल्प की ही खबर है, कायाकल्प रेलवे की। और रेलवे की जीर्णोद्धार और कायाकल्प की सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है। बजट में नई ट्रेनों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो यात्री सुविधाएं हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ख़ास तौर पे रेलवे की जो जर्जर हालत है, लेट समय से न पहुंचना, घंटों घंटों लेट हो जाना, ये आज की ट्रेन अगले दिन पहुंचना, यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलना, टिकट के लिए लंबी लाइनें लगना, महिला सुरक्षा पर। तो खास तौर पे जो जोर दिया गया प्रभु के पिटारे से जो निकला, वो सीधे तौर पर सिर्फ सुविधाओं को लेकर के निकला। नई ट्रेनों की घोषणाएं नहीं की गई हैं, लेकिन एक संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है कि आखिर कैसे एक बेहतर और समय से मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन का जो जीर्णोद्धार किया जाए। और मतलब इंडियन रेलवे की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, प्रभु ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है, लेकिन इस बजट को लेकर अलग अलग दलों के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस बजट को ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया, प्रभु ने जो बजट पेश किया वो बजट ही क्या है ये समझ में नहीं आया। खैर,
नीरू, आपके पास जो अखबार है उसमें किस तरह से इस बजट को देख रहा है वो अखबार, और इस बजट के बारे में अगर बात करें तो बेहतर है इस अखबार की नज़र से या एवरेज है ये? देखिए, अगर बात करें दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण में जो है फ्रंट पेज पर ये खबर दी गई है जिसमें लिखा है कि रेलवे का पुनर्जन्म। और ये सिर्फ फ्रंट पेज पर ही नहीं, बाकी भी पेजेस पर जो है रेल बजट के बारे में दे रखा है। और अगर फ्रंट पेज की बात करूँ तो इसमें जो है बुलेट्स पॉइंट्स बनाकर और दे रखा है पॉइंट्स, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। और उसके साथ ही कार्टून भी बनाया हुआ है जिसमें दिखाया गया है किस तरह से जो है पीएम मोदी हरी झंडी दे रहे हैं ट्रेन को, और जिसमें बैठे हैं प्रभु। तो बिल्कुल इस तरीके से इस अखबार में पेश किया गई पूरी रेल बजट की बातों को। और अगर बात करें मेन बातों की, तो फिर जिस तरह से पहले आपने भी कहा कि इस बार का जो रेल बजट है उसमें ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो पहले अभी जो हमारा ढांचा है रेलवे का उसको ही उसी में सुधार किया जाए, ना कि आगे और ज़्यादा योजनाओं की घोषणा करके आगे बढ़ा जाए। और इस बार कोई घोषणा भी नहीं की गई है, साथ ही किराया भी नहीं बढ़ाया गया है। और अगर बात करें यात्रा की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 4 महीने पहले जो है रिजर्वेशन हो जाया करेगा। हेल्पलाइन जो नंबर है उसके बारे में बताया गया है। ई केटरिंग जो है वो भी एक अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। और उसके साथ ही बात करें तो जो है वाईफाई की बात की है सरकार ने, क्योंकि सरकार जो है अब अगर सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार है जो है वो विकास की बात करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात करती है। तो वाईफाई की बात को भी उठाया गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके साथ ही जो है स्पीड की बात की गई है कि स्पीड जो है कुछ ट्रेनों की बढ़ाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेन जो है लेट पहुंचती हैं और टाइम पे नहीं पहुंचती। ये कंप्लेंट जो है काफ़ी सालों से चली आ रही है, उस पर ध्यान दिया गया है। और उसके साथ ही बाकी जो है बात करें, बाकी सुविधाएं भी दी गई हैं। और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो है भर्तियों के लिए वो भी स्टार्ट की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा अब रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे कि प्रभु ने जो बजट पेश किया उसके बाद रिएक्शंस क्या हैं अलग अलग सियासी दलों के लोगों का। और द ट्रिब्यून की अगर बात करें उससे पहले, तो इसमें लिखा है पहले ही पेज पर, पहले तो ये जो ट्रेन बनाई है द ट्रिब्यून ने, इसमें आगे में ट्रेन पर मोदी की तस्वीर है, एक मोदी का कार्टून है कि ये ट्रेन मोदी की ही है। और ये प्रभु के भी बजट भाषण के शुरुआती अगर सेंटेंसेस याद करें तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिससे वो प्रभावित हैं और उसकी वजह से ऐसा विजन वो लेकर आ पाए हैं। द ट्रिब्यून लिखता है प्रैग्मेटिक प्रभु स्किप पॉपुलिज्म। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया जब बजट के बाद लोगों को संबोधित किया, दूरदर्शन पे वो दिखाया गया वो पूरा इंटरव्यू। उसमें भी उन्होंने तारीफ की कि सुरेश प्रभु की तारीफ इसलिए भी होना चाहिए कि वो लोक लुभावन वादे करने से बचे और जो सच में बेसिक जरूरत थी रेलवे की उस पर ध्यान दिया। बिल्कुल, देखिए जो बजट है, बजट में निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोक लुभावन योजनाएं नहीं, घोषणाएं नहीं की गई हैं। और एक बजट में जो निकल के आया कि बजट में जो चुनावी वादे होते थे, चुनावी घोषणाएं होती थी, उसकी भी छाप बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे मेक इन इंडिया हो या स्किल डेवलपमेंट हो, उस सब की झलक साफ तौर पे देखी गई है। और लेकिन आधारभूत जो ढांचा है, रेलवे का आधारभूत ढांचा जिसकी सबसे ज़्यादा, यानी कि रेलवे को खूबसूरत बनाने की, रेलवे को सजाने और संवारने की जो कवायद चल रही थी, भले ही अब तक जो भी घोषणाएं हुई, जब भी रेल बजट पेश हुआ, जितनी बार भी पेश हुआ, हर बार यही होता था कि नई घोषणाएं कर दी जाती थी। वोट के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में भी कर दी जाती थी कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनमें उनको सौगात दी जाती थी, वहाँ ट्रेनें चलाई जाती थी। ये ट्रेनें चलाने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो ट्रेनों की ज़रूरत भी बढ़ती है, महसूस की जाती है। लेकिन उसको हम उसमें अगर अतिरिक्त डिब्बे जोड़ करके भी उसे हम काम चला सकते हैं। प्रभु ने ये किया, एक कोशिश कह सकते हैं कि जर्जर हालात जो है रेलवे के, उसके उद्धार के लिए कायाकल्प की बात, सारे अखबार में लगभग ऐसी ही खबर है कि कायाकल्प की एक कोशिश के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। लोक लुभावन कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई है और शायद ये इसलिए हो पाया है क्योंकि पूर्ण बहुमत है सरकार को और उस पर प्रेशर नहीं है कि आप लोक लुभावन वादे करें रेल बजट में, शायद इस वजह से भी ये हो पाया है। ट्रिब्यून की ही बात करें तो दूसरे पन्ने पर भी रेल बजट से जुड़ी खबरें ही छाई हुई हैं और इसमें लिखता है 9 थ्रस्ट एरिया फॉर रेलवे मिनिस्टर। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये बजट जो है पेश किया प्रभु ने। 9 थर्स्ट एरिया, 4 जो है वो की पॉइंट एरियाज बताए प्रभु ने, उसके बाद 9 थर्स्ट एरिया बताए।
तो बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से प्लान किया और बताया लोगों को। क्या आम लोगों की बात करें या नेताओं की बात करें, क्योंकि मैं आपके पास देख पा रहा हूँ नीरू, आपके पास जो अखबार है इसमें नेताओं के रिएक्शंस हैं, कुछ बड़े नेताओं के रिएक्शन आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रिएक्शन से अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सोनिया गांधी जो है उनका कहना है कि बजट जो है वो बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि उनका कहना है कि जो पिछली सरकार जो घोषणाएं करती, जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो है पॉलिसी बताई थी उसी को दोबारा पेश किया गया, कुछ नया नहीं है इसमें। और जो है महंगाई बढ़ा दी गई है और जो ये सरकार है लोगों को गुमराह कर रही है, ऐसा कहना है सोनिया गांधी का। और बात करूं बाकी नेताओं का तो बिल्कुल मुलायम सिंह का कहना है कि नए वादे ना करना ठीक है, कि नए वादे नहीं किए, ये उन्होंने ठीक किया। और वहीं अगर बात करें ममता बनर्जी की तो किराया कम क्यों नहीं हुआ, ये पूछना है उनका। तो बिल्कुल इस तरह से हर किसी नेता ने जो है अपने अपने जो भी उन्हें लगता है बजट को लेकर वो उन्होंने कहा है। और अगर बात करें नीतीश की तो उन्होंने कहा है किराए कम होने चाहिए। तो काफी लोगों का कहना है कि ये किराया जो है, यात्री किराया कम करने को लेकर अक्सर विवाद रहा है और इस वजह से ही रेलवे की स्थिति और ज़्यादा डामाडोल होती गई है पिछले कुछ वक्त में। अगर हम देखें तो सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए नीरू, क्योंकि आपके पास जो अखबार है उसमें मैं देख पा रहा हूँ फ्रंट पेज पर जो एंकर खबर है फ्रंट पेज पर, उसमें भी लिखा हुआ है वो दैनिक जागरण में कि ध्वस्त हुई रेल की राजनीति। हर बार रेल किराए में को घटाकर इस तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश होती थी। देखिए बिल्कुल दैनिक जागरण में भी ये दिया गया और हरी भूमि में भी ऐसी खबर दी गई है जिसमें लिखा हुआ कि घोषणाओं वोट बैंक पर नहीं फंसे प्रभु। तो बिल्कुल वो जो उन्होंने ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की, वोट बैंक लेने की कोशिश नहीं की, जो उन्हें पता है वो पूरा नहीं कर सकते। ऐसी घोषणाएं जो आगे जाके जो है उनका सिरदर्द ना बन जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ ही इसमें पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि अतीत में जो है रेल मंत्री जो है वो अपने गृह राज्य पर ज्यादा फोकस करते थे और ये देखने को मिला था नीतीश लालू से लेकर ममता मुकुल तक सबके या फिर रामविलास पासवान की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, मुकुल रॉय की बात कर लीजिए, लालू और नीतीश की बात कर लीजिए। बिहार में रेल लाइनें कम से कम ज़्यादा है इसलिए क्योंकि ज़्यादातर रेलवे मिनिस्टर बिहार से रहते रहे हैं अब तक भारत में अगर देखें तो। ऐसे में प्रभु को देखिए बड़ा बैलेंस नजर आया। रामविलास पासवान को देखिए किस तरह से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने लोकसभा क्षेत्र को एक अलग जोन ही घोषित कर दिया, हाजीपुर को। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो भारतीय रेल जीवन की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, लेकिन इसको राजनीतिक रेखा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है अभी तक। यहाँ पर जब जो सरकारें आई हैं उनके पास एक सबसे ज़्यादा जो कमजोरी होती थी, वीक पॉइंट उनका होता था कि उनके पास बहुमत नहीं होता था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है और पूर्ण बहुमत के साथ ही सरकार का विजन भी थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हट यानी डेवलपमेंट पे है, टेक्नोलॉजी पे है। तो इन सब चीज़ों पे अगर है तो ये जो बजट है, बजट को खास तौर पर उसी को फोकस किया गया है। और यहाँ पर जो बात है रेल किराया घटाने की और बढ़ाने की, तो ममता बनर्जी भी कह रही कि घटना चाहिए था। ठीक है, घटना चाहिए था, लेकिन कोई नेता इस बात को नहीं कहा कि पिछले सरकार में या अब तक जो इसके खस्ता हालत है, रेलवे इतने घाटे में है। ममता बनर्जी खुद जब थी रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या सपने देखा? बिल्कुल, देखिए सपने तो सभी दिखाए, लेकिन धरातल पे आज तक नहीं उतरा। रेलवे की अगर जितने वादे किए गए थे, अगर उसमें से 50% तक अगर वादे पूरे किए गए होते तो आज रेलवे की हालत ये नहीं होती, ये दुर्दशा नहीं होती, रेलवे की हालत नहीं होती। कुछ यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी था। यहाँ पे राजस्व जुटाने की बात है, सरकार के सामने चुनौती कि आखिर ये जो योजनाएं हैं आत्मनिर्भर बनाने की बात आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जोर है और इसलिए ये किराया नहीं बढ़ाएगा। भले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घटी है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि इसको खजाने के बिना पैसा आए चलेगा कैसे। इसकी अच्छा है कि इसकी सूरत को संभाले जिसके पास। ठीक है, रेलवे की दशा दिशा को सुधारने की एक कोशिश के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है और ये अलग अलग अखबारों के हिसाब से भी यही है और कम से कम एनडीए के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं। एक आखिरी इसमें मैं, क्योंकि कई लोगों के बयान हैं, एक बयान में पढ़ दूं और उसके बाद अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। कैप्टन अजय यादव, हरियाणा से जुड़ी ये मैं बात कर रहा हूं। द रेल मिनिस्टर हैज फेल्ड टू फुलफिल द बीजेपीज प्रॉमिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बुलेट ट्रेन। मोरओवर द बजट हैज डिसअपॉइंटेड रेजिडेंट्स ऑफ साउथ हरियाणा एज नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। कैप्टन साहब अभी भी सिर्फ साउथ हरियाणा की बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव में भी शायद इसी तरह की बात कर रहे हैं तो और इसी वजह से हार भी हुई थी कांग्रेस की और उनकी भी। अगली खबर का हम रुख करेंगे। अगली खबर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो बीजेपी और पीडीपी के बीच
सरकार बनना, दोनों के गठबंधन के साथ सरकार बनना जम्मू कश्मीर में तय है। रविवार को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शपथ ग्रहण भी हो, लेकिन उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की आज अहम मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को लेकर खबरें अखबारों में भी हैं। मीरू, अगर इस मुलाकात की बात करें तो और इस गठबंधन की बात करें, इससे जुड़ी क्या खबर है आपके पास जो अखबार है उसमें? देखिए, दैनिक जागरण में खबर दी गई है जिसमें लिखा कि रविवार को बनेगी पीडीपी भाजपा सरकार। तो रविवार को बन सकती है सरकार, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और उससे पहले जो है आज जो है मुलाकात हो गई सईद और पीएम मोदी के बीच और इस मुलाकात के बाद ही आखिर मोहर जिसे कहते हैं वो लगेगी और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह के बारे में औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। और अगर बात करें तो सूत्रों की इसमें अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि सूत्रों का कहना है कि काफ़ी समय लग गया जो है इस सरकार बनाने के फैसले को लेकर और उसके पीछे की वजह यही रही कि कुछ जो है मुद्दों पर जो है दोनों पार्टी एक साथ नहीं आ पाई और अभी भी उन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों की जो राय है वो अलग अलग ही है। अलग अलग ही है। अगर अब दोनों के मैनिफेस्टो को देखें तो इतना विरोधाभास था दोनों के मैनिफेस्टो में, खासकर कुछ अहम मुद्दे। एफ्सपा की बात करें, धारा 370 की बात करें, दोनों अलग अलग, दो पोल, साउथ पोल है एक तो दूसरा नॉर्थ पोल है, ऐसे दोनों पार्टियां थी। चुनाव भी लड़ा दोनों ने अलग अलग एजेंडे पर। उसके बाद अब जब सरकार बनाने की बारी आई तो कॉमन मिनिमम एजेंडा की बात जो हो रही है वो कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, कैसे बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। और पीडीपी और बीजेपी दोनों ये कह रहे हैं कि लगभग तय हो चुकी है चीज़ें, अब आखिरी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद आज मिलने वाले हैं। द ट्रिब्यून ने 15वां पेज पर इस खबर को दिया गया है, एक तस्वीर भी है मुफ्ती मोहम्मद सईद की और इसने लिखा है ऑल इश्यूज सेटल्ड, मुफ्ती टू मीट पीएम टुडे। आज मिलने वाले हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं और आपके पास जो अखबार है उसमें किस तरह से इस खबर को उठाया गया दैनिक है? भास्कर में दिया है 1 मार्च को मुफ्ती बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। देखिए, ये तय हो चुका है, सब कुछ, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस एक औपचारिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद का मिलना महज एक औपचारिकता है। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल अलग थी चुनाव से लेकर के अब तक। जो दो बड़ी पार्टियां बनकर के उभरी, आपने देखा कि एक जम्मू में एक पार्टी का जनाधार बड़ी तेजी से उभरा, दूसरे कश्मीर में, यानी कि वहां पर भी दोनों में पूरी तरह से विरोधाभास था। एक जो जम्मू का हिस्सा है वो बीजेपी के पक्ष में रहा और कश्मीर का हिस्सा जो रहा वो पीडीपी के पक्ष में रहा। ठीक है, खैर दोनों बड़े दल हैं, दोनों बड़े दल बन करके उभरे हैं। तो यहाँ पर दो, वहां पे विरोधाभास है और दो बड़ी पार्टियां जो बन करके उभरी, उनकी जो मैनिफेस्टो हैं उसमें भी निश्चित रूप से इतना विरोधाभास है जिस पर सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन देर से ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नहीं, लेकिन अभी चीजें क्लियर नहीं है। अभी अगर बात करें, भले दोनों ये कह रहे हैं कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन 370 का क्या करेंगे, एफ्सपा का क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग बिल्कुल विपरीत स्टैंड थे। एक कहती है हटाएंगे, दूसरा कहते हैं नहीं हटने देंगे। देखिए, मिनिमम एजेंडा जो तय किया गया है, भले ही अभी सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी को आगे भी चुनाव लड़ना है। बीजेपी धारा 370 की बात बीजेपी भी जानती थी कि जिस समय चुनाव के समय जब 370 का नाम लिए तो उसके अपने ही बागी हो गए थे। तो और यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद, पीडीपी ये कह रही है कि धारा 370 को और मजबूत किया जाए, उससे छेड़छाड़ कतई नहीं किया जाए, छेड़छाड़ उससे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी है कि अपसपा को हटाने की बात है, तो अपसपा हटाना नहीं हटाना केंद्र के ऊपर है। दोनों ही बातें केंद्र पर निर्भर करती है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार वहाँ पे, यहाँ पे संतुलन इसलिए भी थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में गया और बीजेपी इसलिए भी शायद तैयार हो गई कि जो दिल्ली में हश्र हुआ बीजेपी का, अगर दिल्ली में यह हश्र नहीं होता बीजेपी का, दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती तो शायद ये मिनिमम एजेंडा तय नहीं होता। तब हो सकता था कि अगर पीडीपी किसी और पार्टी को मिला करके सरकार नहीं बनाती, क्योंकि अगर पीडीपी और किसी पार्टी चाहे एनसी या कांग्रेस के साथ सरकार बनाती फिर भी वो स्थिर सरकार नहीं होती। यानी कि तो ऐसे में केंद्र को जो है वो विश्वास में लेना जरूरी था जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। हम अगली खबर का रुख करेंगे। जासूसी प्रकरण थमता नजर नहीं आ रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां और एक के बाद एक अहम खुलासे। अब पर्यावरण मंत्रालय में भी जासूसी होती है, इस बात की पुष्टि हुई है, इस बात का खुलासा हुआ है और इस बात का खुलासा किया जो दो और आरोपी गिरफ्तार हुए उन्होंने। इससे जुड़ी खबर क्या है नीरो अखबार में? देखिए, हरिभूमि में ये खबर दी गई है जिसमें लिखा है कि पर्यावरण यूपीएससी के अधिकारी अरेस्ट, और उसके साथ ही दैनिक जागरण में भी खबर दी गई है। तो बिल्कुल पहले पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा और रक्षा और उसके बाद अब पर्यावरण मंत्रालय तक इसकी आंच पहुंच गई है।
जासूसी मामले की। और इस मामले में अब तक जो पर्यावरण मंत्रालय से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये लोग जो है सालों से जासूसी कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद ये खुलासा हुआ है। और ईमेल के जरिए जो है ये जो है इंफॉर्मेशन जो है ऊर्जा जो मंत्रालय है उसमें पहुंचाते थे। ऊर्जा मंत्रालय में जिनसे भी उनके कांटेक्ट थे वो उनको ये ईमेल करते थे और फिर इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करते थे। और उसके साथ ही ऊर्जा कंपनियों को जो इंफॉर्मेशन बेचते भी थे ये लोग। तो पहले इसका खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद जब तार लोगों ने खींचना शुरू किया, जब इसकी जांच शुरू हुई तो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक मंत्रालय इससे पर्दाफाश हो रहा है। अब पर्यावरण मंत्रालय से भी पर्दाफाश हुआ, वहाँ भी जासूसी होती थी। भीम, कितना गंभीर है ये, क्योंकि देश का जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं गुप्त सूचनाएं हैं वो इन मंत्रालयों में होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन के मामले में हो या देश की सुरक्षा के मामले में हो और या फिर देश के विकास के मामलों की बात हो, तो गुप्त सूचनाएं यहाँ होती हैं। और यहाँ मंत्रालयों से अगर इस तरह से गुप्त सूचनाएं लीक होती रहीं इतने सालों तक, कितना नुकसान हुआ होगा देश को। सबसे पहले तो हैरानी होती है इस बात को सोच करके कि जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, हमारी सरकार और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको किस तरीके से उसके मतलब एक तरह से कहें तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि हम दूर दूर तक जो है सीमाओं पर और देश के अंदर जो आंतरिक कला या आंतरिक हलचल या आंतरिक सुरक्षा असुरक्षा की भावना होती है या आंतरिक असुरक्षा की स्थिति होती है, तो उसको हम कहीं ना कहीं भांप लेते हैं। लेकिन घर में जब हो रहा है, यानी कि मंत्रालय में जब हो रहा है, और वो भी रक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में अगर सेंधमारी होती है, उस मंत्रालय में जासूसी होती है, तो निश्चित तौर पर ये भारत और हिंदुस्तान के भविष्य और इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का सबब है। लेकिन हम फटाफट अगली खबर की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है। शादी हो गई लालू यादव की बेटी और मुलायम सिंह यादव के पोते के बीच, और ये शाही शादी दिल्ली में हुई 5 सितारा होटल में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचे। नीरज से जुड़ी खबर क्या है? देखिए, हरिभूमि में ये खबर दी गई है जिसमें लिखा है कि लालू यादव की बेटी और मुलायम सिंह के पोते की शादी में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज। तो बिल्कुल जो ये शादी थी ये काफी हाई प्रोफाइल शादी रही और इसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी तो पहुंचे ही और काफी सारी जो है काफी सारे दिग्गज भी पहुंचे इस शादी में। और ये दिल्ली के अशोका में थी शादी, जहां पर जो है अगर बात करें पीएम मोदी के अलावा तो प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे हैं, साक्षी महाराज भी पहुंचे हैं। तो काफी सारे लोग इस शादी में शरीक हुए। चलिए, काफी सारे लोग शरीक हुए, शिरकत की। तिलक सेरेमनी भी याद होगी आपको, उस वक्त भी सैफई पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आशीर्वाद दिया था। भीम, क्या ऐसे जुड़ी हुई खबर को कितनी जगह दी गई है अखबार में? मेरे पास दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण 7वें पेज पर दिया गया, ऊपर एक कॉलम में छोटा सा कॉलम है। यहाँ पर तेज प्रताप राजलक्ष्मी की शादी में पहुंची हस्तियां, एक ये विवाह का बंधन नहीं कहेंगे बल्कि एक राजनीति का बंधन कहेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार के सियासत का बंधन कहेंगे। और राजनीति के एक ऐसा मंच, एक ऐसा मौका बहुत कम आता है जब एक दूसरे के धुर विरोधी भी एक मंच पर नजर आते हैं, एक जगह नजर आते हैं, एक दूसरे से यानी कि सारे गिले शिकवे मिला करके वहाँ पर या उनकी पहुँचना मजबूरी हो जाती है, या दिखावे के लिए ही सही लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर एक मंच पर सब नहीं, एक कटसी है ये, क्योंकि आप राजनीति में हैं, एक ही देश की राजनीति में है तो विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कोई बैर नहीं होता है ऐसा कोई व्यक्तिगत तौर पे, इसलिए एक दूसरे के घर में फंक्शंस में पहुंचना बुरी बात नहीं है। और ये अच्छी तस्वीर नजर आई लोकतंत्र की कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पहले तो 2 बड़े सियासी घराने 2 बड़े राज्यों के एक हुए और उस एक होते सियासी समीकरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, तो अच्छी तस्वीर थी। खैर, हम अगली खबर की तरफ बढ़ जाएंगे झट से, क्योंकि वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है। और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों की बात करें तो अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया। पहला मैच अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में जीता है और पहले पन्ने पे ही, ट्रिब्यून के पहले पन्ने पे ही राइट हैंड साइड कॉर्नर कहें या लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर कहें, अगर इस तरफ से दिखाएं तो ये खबर है एक तस्वीर के साथ जिसमें अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की है। नीरू, उससे जुड़ी क्या खबर है? देखिए, इससे जुड़ी खबर दी गई कि अफगानिस्तान की रोमांचक जीत, अफगानिस्तान ने
जो है रोमांचक जीत दर्ज की। और बात करें अफगानिस्तान की, जो है काफ़ी अच्छा खेल खेला अफगानिस्तान ने। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था, स्कॉटलैंड का, माफ करिएगा, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान का मैच था। और अफगानिस्तान टीम जो है अब तक माना जा रहा था कि इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है अफगानिस्तान, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान ने खेला और मैच जीता तो काफ़ी तारीफ करनी होगी अफगानिस्तान टीम की। बिल्कुल। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो बड़े ही बोल्ड अक्षरों में तस्वीर के साथ इस खबर को स्पोर्ट्स पेज पे छापा गया है और लिखा है, अफगान्स बैस्क इन ग्लोरी। जबरदस्त रोमांचक मुकाबला था, आखिरी विकेट तक पहुंचा खेल और जिसको कहते हैं इट वेंट डाउन टू द वायर। भीम वहां गया और अफगानिस्तान ने फाइनली आखिरी विकेट के लिए 19 रनों की साझेदारी करके ये मैच स्कॉटलैंड से ही सही जीत लिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप में एक मैच जीता। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और इसको ऐतिहासिक जीत भी कह सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए, विश्व कप हो रहा है, मुकाबला है, टीमें हैं, 14 टीमें हैं, तो फिर हर दिन जो है 2-2 टीमें, ये पूल ए पूल बी की टीमें भी भिड़ रही, तो लगातार हर दिन जो नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन रिकॉर्ड ना बन रहा हो। और यहाँ भी एक रिकॉर्ड बना है कि 5वीं बार ऐसी स्थिति आई अभी तक विश्व कप में कि जब आखिरी विकेट 19 रन की साझेदारी की, इतनी बड़ी साझेदारी की है। इसके अलावा एक और मैच था कल, श्रीलंका और बांग्लादेश का। श्रीलंका ने जिसको कहते हैं बड़ी आसानी से मैच जीत लिया, सिर्फ एक विकेट गिरा श्रीलंका ने, बड़ा पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया और बांग्लादेश उसको नहीं पा पाई। लेकिन आज 2 मैच हैं, आज 2 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, दोनों बड़े मुकाबले हैं, दोनों चारों बड़ी टीमें हैं और उनके बीच मुकाबले के जो नतीजे होंगे वो ये तय करेंगे कि अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड की जब बात होगी, वर्ल्ड कप के अगले चरण की बात होगी, तो कौन कौन सी टीमें, कौन कौन से पूल की टीमें किस किस नंबर के साथ जाएंगी अगली टीमें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैचेस हैं। अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे जरा हटके की। भीम, आज जरा हटके में क्या है? बिल्कुल, आज मेरे पास जरा हटके के खजाने में है सोशल मीडिया पर जो कमेंट आ रहे हैं, और उस कमेंट्स पे कल रेल बजट जैसे ही आया उसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो जो प्रभु की जो कृपा बरसी रेलवे पर, उसको लेकर के सभी लोग अलग अलग लोगों की राय से चुटकी लिए। एक ने लिखा, कांग्रेस इसलिए प्रभु से नाराज है कि उन्होंने राहुल गांधी को खोजने के लिए कोई नई ट्रेन नहीं चलाई। केजरीवाल इसलिए नाराज हैं कि उनके लिए हर बोगी में धरना देने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं तय की गई या स्पेशल व्यवस्था नहीं दी गई उन्हें कि वो धरना दे सकें। और इसके साथ ही स्मृति ईरानी के लिए लिखा है कि अब स्मृति ईरानी को प्रभु के रेलवे इंस्टीट्यूट से, रेलवे यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके बारे में और आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बना हुआ है यहाँ पे कार्टूनों के जरिए भी दिखाया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इतना जो है अच्छा, मतलब सभी लोग अपने अपने रोचक ढंग से अब इस पे सब लोग चुटकी भी ले रहे हैं। बिल्कुल चुटकी ले रहे हैं। रेल बजट आ गया है, अब इस पर कुछ लोग सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ लोग चुटकी ले रहे हैं, कुछ लोग मजा कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे वीडियो की। नीरू, आज वीडियो में क्या लेकर आई हैं आप? बिल्कुल, आज वीडियो में गौरव दिखाया गया है कि कभी कभी थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक बैंक है जिसने अपने कस्टमर्स को जो है थैंक यू कहने का एक अलग तरीका अपनाया है और गिफ्ट दिए हैं, जिसे पाकर जो कस्टमर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। Hello there. Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome. Hi, Christine. Bonjour, Karine. Bonjour. Hi, Michael. Hi. I'm ATM. You know what ATM stands for? Automated teller machine? That is correct, normally, but today you're wrong. I'm an automated thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TD Canada Trust. Thank you. Ooh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening. Oh my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out, is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. Something's about to come out there.
Those are 2 piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the Jays so much. Look on the other side of me. There's another slot. Okay, it's going to open up. On the left side there. Yeah, it's going to open up. That's awesome. तो बिल्कुल वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से कस्टमर्स को खुश किया जा रहा है और चाहे छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों से उस छोटे से सरप्राइज से जो है उन लोगों को काफ़ी खुशी हुई। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें खुशी देती हैं और ये इस बैंक ने बखूबी समझा। और अगर हम देखें इन गिफ्ट्स की बात करें तो ये गिफ्ट्स वैसी थी जो कस्टमर जैसा है उसके व्यक्तित्व को सूट करते हुए उसके टेस्ट को सूट करता हो, यानी कि बहुत रिसर्च किया था बैंक वालों ने भी अपने कस्टमर्स के लिए और उसके बाद ये गिफ्ट दिया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जो खबरें बड़ी हो सकती है, राहुल गांधी कहाँ है ढूंढने की कोशिश कांग्रेसी भी कर रहे हैं, ये भी खबर आ सकती है, फिर कहीं से कोई हो सकता है तस्वीर आ जाए। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात होनी है। इसके बाद जो कॉमन मिनिमम एजेंडा तय होना है उस पर आखिरी मुहर लगनी है। आखिरी मुहर लगेगी, औपचारिक ऐलान होगा कि क्या होगा शपथ ग्रहण समारोह में, क्या होगा 370 का, क्या होगा एप्सपा का, इन सबका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है। साथ ही साथ पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, इसके क्या सियासी समीकरण है इस पर भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।